एपिसोड शुरू होता है दो बड़े गुटों के समझौते के साथ, जहां खून से अपने थंब को लगा करके माओ अपना स्वीकृति देता है। सामने कार्लोस भी हमें दिखाई देता है। कन्फर्म, अब हमारे बीच में समझौता हो चुका है और शायद ये हमारी दोस्ती की पहली निशानी होगी। तुम सही कह रहे हो, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं आपको यहाँ रुकने के लिए भी कहता, मेरा शेफ बहुत अच्छा खाना बनाता है और आपको उसे ज़रूर खाना चाहिए। ये मुझे एक तरीके का इनविटेशन लग रहा है तुम्हारी तरफ से। आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस पर कोई जहर नहीं मिलाने वाले। शायद अब हमारी जिंदगी में भी शांति आ सकती है। अब परेशान मत हो, हम आपको धोखा नहीं देंगे। सीन स्विच होता है, हमें एक जहाज उड़ती हुई दिखाई देती है। माओ हमें कमरे के अंदर दिखाई देता है। शायद अब जिंदगी हमारी भी आसान हो सकती है। भी वहाँ ब्लास्ट होता है, वो डर जाता है। यहाँ अंदर भी हलचल मचती है, उसके सारे लोगों को मार दिया जाता है और कुछ लोग आकर के उसे पकड़ लेते हैं। पीछे से हमें कोई सस्पिशियस आदमी आता हुआ दिखाई देता है, उसके कंधे पर एक ईगल होता है। तुम इस तरीके से सिंडिकेट को नहीं चला सकते। इस खून खराबे के बाद लोग चुप बैठेंगे। उसका गला काट दिया जाता है, वो मुड़ता है और आगे निकलने लगता है। अगर स्पाइक यहाँ होता तो क्या तुम ऐसा कर पाते? सीन स्विच होता है, बेबॉब दिखाई देता है। उसके लिविंग रूम में हमें जेट और स्पाइक दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं दे रहा हूँ कि हमें इस काम को नहीं लेना चाहिए। तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रुको स्पाइक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है ना कि ये लोग कैसे हैं। इनकी बाउंटी लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर इतनी मोटी बाउंटी है, हमारे पास सारा लीड है, सारी जानकारी है इसके बारे में, तो तुम किस चीज से डर रहे हो? स्पाइक, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम मुझे बताने का काम करोगे? तुमने अपना हाथ कैसे खोया? इसका इससे क्या लेना देना? मुझे बस तुम्हारे हाथ के बारे में जानना है। तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। दोनों कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है, हमें फे बाहर से आती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में बहुत ज्यादा सामान होता है। वो कंप्लेन करती है कि ये दरवाजा इतना छोटा क्यों है। उन लोगों के बीच टेंस माहौल देख करके, क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हें अपनी नाक इसमें नहीं घुसाने चाहिए। हम लोग टीममेट हैं, मुझे जानने का पूरा हक है। तुम हमेशा केवल समस्याएं फैलाती हो, तो तुम इससे बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, जैसे तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है, भाड़ में जाओ। वैसे ये क्या है? सामने बैठा है, उसी से पूछ लो। सामने तो कोई नहीं बैठा है। रुको स्पाइक, तुम ऐसे नहीं जा सकते। स्पाइक वहां से निकलता है, अपने जेट में बैठता है और बिना किसी को कुछ बताए वहां से जाने लगता है। जेट भी गुस्सा हो जाता है, वह अपना कैम बंद कर देता है। फे उस बाउंटी को देख करके खुश हो जाती है क्योंकि उस पर बहुत बड़ा रिवार्ड होता है और वह उसे पाने की कोशिश करती है, जिससे वो डिसाइड करती है कि वो अकेले ही जाएगी। एक ओपरा हाउस दिखाई देता है। फे अपने जेट के साथ में बहुत अजीब तरीके से पहुंचती है और दरवाजा खुलता है, वह अंदर जाती है। अंदर से एक आदमी, माफ कीजिएगा मैडम, क्या आपके पास में टिकट है? नहीं, तब आप अंदर नहीं जा सकती, माफ कीजिएगा। अगर ये बात उनको पता चली तो वो सोचो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो जो बालकनी फर्स्ट पर बैठे हैं। से याद आता है कि वो माओ की बात करती है। वह उसका नाम लेने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे चुप करवा देती है। बड़े ही स्टाइल में अपने जेट की चाबी उसे देती है पार्क करवाने के लिए और वो आगे निकल जाती है। सीन फिर से स्विच होता है। जेट बाउंटी चेक करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लेकिन सब कुछ सही होता है। आगे उसे पता चल जाता है कि माओ पर लगी गई बाउंटी वाकई में रियल है। फिर से सीन स्विच होता है, हमें ओपरा हाउस दिखाई देता है जो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। ओपरा परफॉर्म किया जा रहा है। माओ और उसके बॉडीगार्ड दिखाई देते हैं, जहां फे पहुंच चुकी थी। वह गेट कीपर से मिलती है। क्या ये मिस्टर माओ का है केविन? मैं इसे काफी समय से ढूंढ रहा था। आप सही जगह पर आई हैं। तभी पीछे से कोई गन लगाता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मैडम, जब तक परफॉर्मेंस खत्म नहीं हो जाती आप कोई भी चालाकी नहीं दिखाएंगी। वह उसे जबरदस्ती अंदर लेकर जाते हैं। सीन स्विच होता है। बुक स्टोर दिखाई देती है, जहां पर दो बच्चे एडल्ट बुक को देखते हैं और खुश हो जाते हैं और उसे चुराने की कोशिश करते हैं। उसकी मालकिन देख लेती है। हे बच्चे, उसे वापस रखो।
तुम्हें और लेने की इजाजत नहीं है। वो लोग डर करके बाहर भागते हैं। वह औरत भी उसके पीछे भागती है। एक बच्चे को तो वो पकड़ लेती है, लेकिन दूसरा बच्चा आगे भागता हुआ जाता है, जो स्पाइक से टकरा कर रुक जाता है। ए चचा, सामने से हट जा, कमीने, हमको परेशान कहे कर रहे हो, हमको जाने दो यहाँ से, नहीं तुम्हारा गांड काट देंगे। पीछे से वह औरत उसे पकड़ लेती है और उसे बुरा भला कहती है, लेकिन जैसे ही वह स्पाइक को देखती है शौक हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि वह उसे पहले से जानती है, जिससे उन बच्चों को छोड़ देती है। वो बच्चे खुश हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सीन स्विच होता है, वो बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इतना ज्यादा ड्रिंक करना तुम्हारे सेहत के लिए? तुम मेरे सेहत के बारे में बिल्कुल परेशान मत हो, और वैसे भी 3 साल पहले मर चुके हो, तो मरने की बात मुझसे बिल्कुल मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वेलकम के लिए। मरे हुए को कोई वेलकम नहीं मिलता। मैंने कहा ना, तुम पहले ही मर चुके हो। लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन यहाँ पर चीजें ऐसे काम नहीं करती। तुम 3 साल पहले मर चुके हो, तो उस पर अब कोई बहस नहीं। थोड़ी देर की शांति। स्पाइक, तुम यहाँ किस काम से आए हो? तुम्हें कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए तुम यहाँ आए हो ना? तुम कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा तुम नहीं पूछना। एनास्टासिया। नहीं, तुम मुझे इस नाम से बिल्कुल मत बुलाओ। केवल 2 ही लोग हैं जो मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। तुम्हें क्या जानना है स्पाइक? माओ, क्या हुआ उनके साथ? एनी बहुत डर जाती है, उसका हाथ वाथ कांपने लगता है। तभी सीन स्विच होता है। फे बुरी तरीके से फंस चुकी है और वो बहुत डर भी रही है। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब? आपको भूलने की इजाजत नहीं है मिस फे वैलेंटाइन। मैंने आपकी जहाज को चेक किया और आपकी सारी जानकारी मेरे पास है। अब केवल शो का मजा लीजिए। आप एक बहुत सुरक्षित स्थान पर हैं, जहां कोई समस्याएं नहीं होने वाली। वो जाकर के आगे सीट पर बैठती है। ओपरा आगे बढ़ता है। जैसे ही वह माओ को देखती है, वो पहले से ही मर चुका है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो? कौन हो तुम? बताओ मुझे। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। सीन स्विच होता है। बुक स्टोर दिखाई देती है और वहाँ गन और बुलेट देते हुए एनी। मुझे पता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा मुसीबत मोल मत लेना। मैं किससे बात कर रही हूँ? जो कभी किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपने मन की चलाता है। सॉरी। और वो ड्रिंक लेती है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना ज्यादा दिखावा क्यों करते हो? क्या तुम कोई काम शांति से नहीं कर सकते? तुम जब यहाँ से चले गए, मो ने तुम्हें काफी ढूंढने की कोशिश की। सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, लेकिन तुम कभी नहीं मिले। बस करो एनी, ये बहुत हो रहा है। ये मो के लिए है। अगर ये मो के लिए है तो इसे मैं पीऊंगा। सीन स्विच होता है। बेबाब का सीन हमें दिखाई देता है। वहाँ स्पाइक अपने सारे गन्स और ग्रेनेड को निकालकर टेबल पर रखता है और गन को घुमाता है। तभी हमें जेट दिखाई देता है। तुम इन सारी चीजों से क्या करने वाले हो स्पाइक? तुम्हारा आखिर प्लान क्या है? वो लड़की कहाँ गई? क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? वो उसी बाउंटी के पीछे गई होगी और कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके खुद को मुसीबत में डाल रही होगी। अच्छा, और वैसे मैं तुमको बता दूं, तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। वो पहले ही मर चुका है आपसी मतभेदों के कारण। ये केवल एक ट्रैप है जिसमें तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता है। इसके बावजूद भी तुम वहां जाने की कोशिश करोगे? हाँ, कुछ पुराने जख्म है जो उसे भरना है। माओ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। तुम जानना चाहते थे ना कि मेरे हाथ के साथ में क्या हुआ? हाँ? आपसी गुटों की लड़ाई में मैंने इसे खो दिया। इसका मतलब तुम समझते हो ना? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक कैंप पर वीडियो कॉल आता है। सामने से फे होती है जो बंधी हुई है और वह खुद को बचाने के लिए उनसे मदद की गुहार करती है, लेकिन जेट उसे नेग्लेक्ट करता है कि तुम खुद वहां जाकर के फंसी हो तो तुम खुद वहां से निकलो। तभी वह उससे कहती है कि हम लोग टीममेट्स हैं, क्या तुम मेरे लिए ऐसा भी नहीं करोगे? जेट उसे फिर भी निगलेक्ट करता है। स्पाइक उसे बचाने के लिए मान जाता है और उससे उसकी लोकेशन पूछता है। भी सीन स्विच होता है। एक पुराना चर्च दिखाई देता है। स्लो म्यूजिक के साथ में हमें स्पाइक जाता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ही जर्जर और पुराना चर्च होता है जिसके अंदर वो जाता है। म्यूजिक अब भी जबरदस्त बज रही होती है। तभी हमें वहाँ व्यूअर्स दिखाई देता है और जैसे ही वो हॉलवे में पहुँचता है, तुम्हें पता है स्पाइक, जब कोई एंजल स्वर्ग को छोड़कर वहां से आता है वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। तुम मेरी बात से सहमत हो गए,
है ना स्पाइक? मुझे लग रहा है कि मैं एक पूरा सपना देख रहा हूँ और मैं उससे उठना पसंद करूंगा, और मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी में हो। तुमने मुझे खुश किया। क्या तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो? तुमने मेरे साथ इतने दिन तक काम किया, क्या तुम्हें लगता है कि स्पाइक कभी अपनी जान की भीख मांगता है? अगर कोई भी राक्षस अपने पंख खो देता है तो उसे मरना ही होता है। आज नहीं तो कल माओ भी इसी कारण से मरा। अब तुम्हारी बारी। तभी वहाँ हमें फे दिखाई देती है, जिसके गन पर सामने से एक आदमी बंदूक रखता है और स्पाइक को उस गन को नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइक बहुत तेजी से साफ निशाना लगाता है। सामने वाला आदमी मर जाता है और वहाँ गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी गोलीबारी शुरू हो जाती है, चारों तरफ से अटैक हो रहा है। स्पाइक किसी तरीके से खुद को बचाता और उन लोगों को मारता हुआ दिखाई देता है। तभी फे भी बचती हुई दिखाई देती है। स्पाइक सीढ़ियों से जा रहा होता है, सामने एक आदमी आता है, उनका मुठभेड़ होता है। स्पाइक उसे मार तो देता है, लेकिन उसकी एक बुलेट उसे भी छू करके निकल जाती है। तभी सीन स्विच होता है। जेट दिखाई देता है जो परेशान है और अपने काम में उसका मन नहीं लग रहा है। उतने में वहाँ फे का फोन आ जाता है। फे उसे वहाँ की स्थिति का जायजा बताती है। जेट गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। सीन स्विच होता है। स्पाइक दिखाई देता है जो लगभग सारे लोगों को मार चुका है और वो बुरी हालत में है। तभी पीछे से वियर्स दिखाई देता है जो उस पर तलवार से हमला करता है, खुद को बचाता है। एक दूसरे के साथ में उनकी 1v1 होता है और लास्ट में दोनों एक दूसरे पर अपने अपने हथियार को तान देते हैं। तुम अपने आप को देखो स्पाइक, तुम्हें बिल्कुल आइडिया है कि तुम अभी कैसे दिखाई दे रहे हो क्या? हम दोनों के अंदर में केवल शैतान का खून है जो किसी दूसरे के खून के लिए प्यासा है, और वो हमेशा रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैंने अपना सारा खून उसी नाली में बहा दिया। तुमने अपना खून बहाया होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते स्पाइक। और तभी वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे वियर्स पीछे जाता है, लेकिन दोनों घायल होते हैं। वियर्स फिर से खुद को संभालता हुआ उसके मुंह को पकड़ता है तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? और गुस्से में उसे ले जाकर के खिड़की से बाहर फेंक देता है। स्पाइक नीचे गिर रहा होता है, लेकिन गिरने से पहले वो एक ग्रेनेड वहां छोड़ जाता है। जैसे वह नीचे गिरता है, उसकी जिंदगी के सारे पल उसे याद आते हैं कि किस तरीके से दोनों मिल करके लोगों का शिकार करते थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी उसे याद आती है। अब धीरे धीरे यही सब सोचते हुए वो ज़मीन पर गिरता है, और जैसे ही गिरता है वह अपने गर्लफ्रेंड के घर के सामने होता है जहां वो घायल है। वह उसे उठाती है, अंदर ले जाती है और एक गाना गुनगुनाती है। तभी वह उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए ये गाना गुनगुनाते रहो, और उसकी आंखें बंद हो जाती है। सीन फिर से स्विच होता है। वो बेबाब पर पट्टियों से लिपटा हुआ दिखाई देता है और वही गाना सामने फे गा रही होती है। तभी वह उसे बुलाता है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज बिल्कुल एक गधे जैसी है। फे गुस्सा हो जाती है और वह उसे तकिए से मारती है। भी उनके बीच की चीजें पर सुन करके जेट बाहर आता है। वह देखता है, जिससे वह हंसने लगता है कि अभी भी ये बचपना कर रहे हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।